अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशंस और डीएई की बेसिक इंटीग्रेशंस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा हम इसको एक मुकम्मल सीरीज़ के साथ इंटीग्रेशन डीएई की कंप्लीट करेंगे, जो कि सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल में भी है, सिविल में भी है। सिविल में आई थिंक हमारे पास 5.1 से स्टार्ट हो रही है, 5.1 से, और इलेक्ट्रिकल में 7.1 से स्टार्ट हो रही है। तो मतलब दोनों का सेम ही प्रोसीजर है, सेम चैप्टर है, जस्ट चैप्टर नंबर्स का फ़र्क है। मतलब उसमें जितना भी इंटीग्रेशन है दोनों का चैप्टर बिल्कुल सेम है, ठीक है। लेकिन उधर 7 चैप्टर है इलेक्ट्रिकल की मैथ में और सिविल वालों की मैथ में चैप्टर नंबर 5 है। तो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशंस क्या चीज़ होती है? एंटी प्रोसेस ऑफ अ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस हमारा इंटीग्रेशंस कहलाता है। और इसमें वेरिएबल क्या होते हैं? मोस्ट जो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल, वो हम ओ से लेकर जी तक बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स ओ से लेकर जी तक होते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होते हैं हमारी बुक में, डीएई की बुक में, ये एक्स वाई जी, ये एक्स वाई जी और ये यू टी यू और थीटा, ये 7 वेरिएबल्स मोस्टली हमारी बुक में यूज़ होते हैं। इसके बाद आते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होते हैं? ए से लेकर ओ तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, ए से लेकर ओ तक, वो कांस्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। और इनके साथ जो नंबरिंग है ये भी सारी कांस्टेंट कंसीडर की जाती है। इसके बाद आता है हमारे पास इंटीग्रेशंस का। हमारे पास लिखने का तरीका क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इंटीग्रल्स है, ये इंटीग्रल्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स। तो ये जो लाइन सी लगी हुई है, ये जो इंटीग्रल, इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइंस। मतलब किसी इंटीग्रेशन को डिनोट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो ये इस लाइन से डिनोट करते हैं, और इस लाइन को हम बोलते हैं इंटीग्रल। और इसके अंदर जो फंक्शंस होता है वो फंक्शन या एक्स का है या वाई का है या जी का है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स, तो ये एक्स का फंक्शन है। ये जो फंक्शंस इसके अंदर यूज होता है ये हमारा, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड मीन्स जिसकी इंटीग्रेशन करनी है, जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी होती है उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। और उसके बाद ये आता है इसका थर्ड पार्ट, जिसको जो लिखा हुआ है डी ऑफ एक्स। और डी ऑफ एक्स क्या होता है? ये एक्स क्या है? ये है वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशंस। मतलब इधर y होगा तो वो y, इस y वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन होता है, और अगर इधर x है तो फिर x होगा वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद आता है हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट मीन्स मैंने ऊपर भी बताया कि जो कि ए से लेकर ओ तक अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे कांस्टेंट, और जो इनमें नंबरिंग है 1 2 3 4 ये सारे कांस्टेंट है। तो मतलब किसी नंबर की इंटीग्रेशन क्या होगी, या फिर यहाँ यूँ समझें किसी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होगी। जब भी किसी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करनी है तो इसके जो वेरिएबल्स होना है, वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब जो भी कांस्टेंट होगा उसको वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है इस तरह, और साथ प्लस सी लगा देना है। और ये क्या होता है? सी, ये होता है कांस्टेंट्स ऑफ आर इंटीग्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 की इंटीग्रेशन मैंने करनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर देना x से, तो 2 की इंटीग्रेशन होगी 2x और प्लस सी हर क्वेश्चन के साथ हम लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। और ये a है, a की इंटीग्रेशन भी, ये भी a भी कांस्टेंट है, तो a को इंटीग्रेट करने के लिए हमने इसके वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमें पता है कि जिस कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करनी होती है उसको वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरह a की इंटीग्रेशन हुई ax और प्लस सी से मुराद कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि किसी भी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन उसके वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करने से मिलती है। इसके बाद आता है पावर रूल। पावर रूल क्या चीज़ होती है?
पावर रूल को समझने के लिए हमें तीन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आया जिस पहले तो पावर रूल कहाँ अप्लाई होता है, जब भी किसी वेरिएबल की पावर आएगी, मैंने बोला कि जब भी किसी वेरिएबल की पावर आएगी और वो पावर कांस्टेंट होगी तो हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। एक बात कि जब किसी वेरिएबल की पावर होगी और वो पावर कांस्टेंट होगी तो फिर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो पावर ऊपर कांस्टेंट होगी अगर वो -1 होगी तो वहाँ पावर रूल इंटीग्रेशन का अप्लाई नहीं करेगा। मैंने बोला कि जब भी किसी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आएगी तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, और अगर वो पावर जो वेरिएबल की पावर है कांस्टेंट वो -1 हुई तो वहाँ पावर रूल अप्लाई नहीं हो सकेगा। तीसरी बात कि जिस वेरिएबल की पावर है, जिस वेरिएबल फॉर एग्जांपल यहाँ x f(x) की पावर n है, तो जिस वेरिएबल की पावर है अगर उसका डेरिवेटिव, उसके बेस का डेरिवेटिव मतलब विदाउट पावर जो बचेगा उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा तो फिर पावर रूल अप्लाई करेगा। ये तीन बातें हैं कि पहली तो बात यह है कि किसी वेरिएबल की पावर होनी चाहिए तो पावर रूल अप्लाई करेगा। दूसरी, वो पावर -1 नहीं होनी चाहिए तो फिर पावर रूल अप्लाई करेगा। तीसरी बात कि जिस वेरिएबल की पावर है उसकी बेस मतलब पावर को हटा दें तो बाकी जो बचेगा उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा तो पावर रूल अप्लाई होगा। अब पावर रूल है क्या चीज? तो पावर रूल अप्लाई होने के लिए कितनी कंडीशंस, ठीक है, तो इन तीन कंडीशन को फॉलो करके हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो पावर रूल है क्या कि पावर में एक प्लस और वही पावर नीचे डिवाइड हो जाएगी, पावर में एक प्लस और वही पावर नीचे डिवाइड हो जाएगी। अब और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया जाएगा। अब हम इसको एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें मजीद समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटीग्रल्स x और इसकी पावर 1, तो ये 1 मैंने लिखा कि x का डेरिवेटिव कितना होगा, ये जो x लिखा हुआ है x का डेरिवेटिव 1 होता है, मतलब बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा ये 1, तो तभी तो पावर रूल अप्लाई होगा ना। तो x का डेरिवेटिव ये सामने 1 मौजूद है, मतलब वो लिखें या ना लिखें 1 तो होता ही होता है, तो यहाँ तो पावर रूल अप्लाई होगा। तीन कंडीशनें पहले देखनी है कि बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए और उसकी पावर कांस्टेंट होनी चाहिए और वो कांस्टेंट -1 नहीं होना चाहिए, तो इसकी पावर -1 भी नहीं है और ऊपर कांस्टेंट भी है और बेस का डेरिवेटिव भी सामने मौजूद है, तो इस पर पावर रूल अप्लाई होगा। तो पावर रूल क्या है, पावर में एक प्लस, इसकी पावर 1 है तो 1 में एक प्लस और वही पावर नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो मतलब ये बना x² + c। तो इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। मैंने बोला था कि जब भी किसी वेरिएबल की पावर रूल लगाना है, जब भी किसी वेरिएबल पर पावर रूल लगाना है तो पहले उसकी पावर कांस्टेंट होनी चाहिए, फिर उसका बेस का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो बेस क्या बनी है, इसकी बेस है sin x, तो sin x का डेरिवेटिव होता है यहाँ पर ये वाला लिखा हुआ जो sin x, पावर को हटा दें जो बाकी बचेगा वो क्या है sin x। तो sin x का डेरिवेटिव होता है, हमें पता है sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x, तो ये sin x का डेरिवेटिव भी सामने मौजूद है, मतलब इसकी बेस का डेरिवेटिव भी सामने मौजूद है और पावर ऊपर -1 भी नहीं है, तो यहाँ भी पावर रूल अप्लाई होता है। तो 2 में एक प्लस मतलब पावर में एक प्लस और वही पावर नीचे डिवाइड, तो ये बन जाएगा sin³ x डिवाइडेड बाय 3 + c। तो ये मेरा आंसर आ गया। इसके बाद एक और रूल्स है, तो वो कहता है कि सेकंड रूल्स इसको बोलते हैं, रूल नंबर 2। वो कहता है कि जब भी किसी वेरिएबल का, अच्छा यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर पावर -1 आ गई तो पावर रूल नहीं अप्लाई हो सकेगा। चलें जी ठीक है, पावर रूल यहाँ पर -1 आएगी, ये देखें नॉट अप्लाई पावर -1, अगर ऊपर पावर -1 होगा तो पावर रूल नॉट अप्लाई होगा, ठीक होगा।
अगर पावर -1 हो गई तो फिर क्या होगा? अब मतलब अगर किसी फंक्शन की पावर -1 आ गई तो फिर पावर रूल तो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। फिर क्या कर सकते हैं, फिर कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? तो उसके लिए इंटीग्रेशन, ऐसी सूरत हाल में इंटीग्रेशन करने के लिए हमें सेकंड रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड रूल क्या कहता है कि जब भी किसी फंक्शन का नीचे वाले फंक्शन, ये जो f ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा, मतलब डिनोमिनेटर वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में मौजूद होगा, तो हम फिर log ऑफ नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली रकम लिखेंगे और ये जो नीचे वाली रकम होगी इसको मॉड में लिखेंगे और प्लस सी कर देंगे। तो वो ये फिर इसकी इंटीग्रेशन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ x को अगर मैं उठा के ऊपर ले जाऊं तो x की पावर कितना बनेगा? -1। तो x की पावर -1 पर तो पावर रूल अप्लाई हो नहीं सकेगा। तो फिर मैंने x की पावर -1 को नीचे लेकर आया तो x की पावर +1 बना, जो कि हमारे पास 1/x बना। तो अब देखें तो ये रूल इस पर अप्लाई होगा, मतलब x की पावर क्या है? -1। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से डिटेल के साथ समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि x की पावर -1, x की पावर -1 पर तो पावर रूल अप्लाई हो नहीं सकता। अब इसको अरेंज करेंगे कि कैसे अरेंज करेंगे कि इंटीग्रल्स ऑफ ये ऊपर 1 बचेगा और ये जब नीचे आएगा तो ये x बन जाएगा, x की पावर 1। तो x की पावर 1 तो लिखते नहीं है। अब क्या करेंगे कि इंटीग्रल्स ऑफ 1/x d ऑफ x यूं लिख देंगे। अब हमें पता है कि ये जो नीचे वाली रकम है इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद होगा तो हम लिखते हैं log ऑफ नीचे वाली रकम, ठीक है, जो कि हमने रूल्स नंबर 2 पढ़ा। तो अब x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, तो नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो फिर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ मॉड में नीचे वाली रकम प्लस c, ठीक है, मॉड में नीचे वाली रकम प्लस c, ये इस तरह के। अब लिखेंगे हम कि log ऑफ मॉड में नीचे वाली रकम x है और प्लस c। तो ये मेरी इंटीग्रेशन होगी, मतलब x की पावर -1 थी। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास दूसरा फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है कि cos x ओवर sin x। तो मैंने बोला था जब भी नीचे वाली फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो हम उसकी इंटीग्रेशन करने के लिए सेकंड रूल का सहारा ले लेंगे। तो क्या है, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो ऑलरेडी नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव तो ऊपर मौजूद है, तो हम अब लिख सकेंगे कि log ऑफ sin x मॉड में और प्लस c। तो अब इस फंक्शन की cos x ओवर sin x की इंटीग्रेशन क्या हुई? log ऑफ sin x प्लस c। इसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आपको पावर रूल कभी नहीं भूलेगा। अब ये मेरा पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल की मैथ में, हमारे पास 7.1 एक्सरसाइज है और सिविल वालों की मैथ में हमारे पास 5.1 एक्सरसाइज है। तो ये है इंटीग्रल्स x का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? इसकी वैल्यूज होती है 1/2। तो अब मुझे पता है कि इसकी पावर -1 नहीं होनी चाहिए, पावर वरना नहीं लगेगा। दूसरी बात, इसकी पावर कांस्टेंट होनी चाहिए, तो कांस्टेंट तो है। तीसरी बात कि बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए। तो x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। तो 1 तो सारों के साथ मौजूद होता है। तो अब इस पर मतलब पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। पावर रूल क्या है कि पावर में एक प्लस, तो 1/2 + 1 और वही पावर नीचे डिवाइड। तो अब इसका एलसीएम लिया तो ये 3/2 बना, ये वाला, ये हमारा पास 3/2 बना और नीचे भी 3/2 और प्लस c आ गया। c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसके बाद हमारे पास 2। अब हमें पता है कि ये जो तीसरी वाली रकम है ये पहली से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये तीसरी वाली रकम ये मल्टीप्लाई होके पहली के साथ आ गई, मीन्स x के साथ आ गई। तो ये 2/3 हो गया और x की पावर
3/2 प्लस सी, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तो मैंने कहा था कि माइनस में साइन माइनस में हो सकती है लेकिन जस्ट -1 नहीं हो सकती, मतलब पावर अगर -1 आएगी तो वहां पावर रूल नहीं अप्लाई हो सकता। -1 के अलावा -2, -3, -4 आएगी तो वहां तो पावर रूल अप्लाई हो सकता है। तो इसकी पावर कांस्टेंट है और -1 भी नहीं है, और बेस का डेरिवेटिव क्या है 1 तो सारों के साथ मौजूद होता है, वो भी मौजूद है, तो पावर रूल अप्लाई कर देंगे कि पावर में एक प्लस और वही पावर नीचे डिवाइड, और फिर ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये हमें पता है कि ये x की पावर -6 है, ये नीचे आएगा तो x ये वाला नीचे वाला माइनस ये दरमियान में आ गया, ये जो लिखा हुआ, और ये नीचे आया तो ये हमारे पास बना। यहाँ एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 6 भी आपने लिखना है, ठीक है, यहाँ पर 6 लिख लेना, तो यहाँ 6x की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 1 ये वाला 6 भी साथ इधर आएगा, और ये ऊपर वाला x की 6 नीचे आएगा, तो ये x की 6 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और प्लस सी इसी तरह आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें क्या है कि इसकी भी पावर रूल अप्लाई हो सकेगा क्योंकि इसमें तीनों कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं। तो इसका भी हमने क्या किया, पावर में एक प्लस और वही पावर नीचे डिवाइड, फिर एलसीएम लिया तो 1/4 आया, यहाँ भी 1/4, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया। तो हमें यहाँ पर पता है कि ये तीसरी वाली x के साथ मल्टीप्लाई हो गई, तो ये 4/1 बना, तो 1 नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 4x की पावर 1/4 प्लस c आ गया। इसके बाद आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब ये x की पावर x का स्क्वायर रूट है और साथ ये भी है, तो अब ये x की पावर क्या है 1/2, मतलब स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर होता है। तो अब इस 1/2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंदर मल्टीप्लाई करने से हमें पता है कि जब भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं अगर उनकी बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है x है, x मल्टीप्लाई बाय x है, तो हम लिखते हैं x का स्क्वायर होता है जी, ठीक है, ये तो हमें पता है x का स्क्वायर। ये कैसे x स्क्वायर बनता है, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये जो रकम होती है ना पावर के नीचे जिसको हमने x लिखा हुआ, इसको बोलते हैं हम बेस, और ये इसको उर्दू में क्या कहते हैं, एहसास, एहसास। और ये जो ऊपर 1 है ना इसको हम बोलते हैं पावर, पावर मतलब ताकत, ठीक है। तो जिन दो रकमों को मल्टीप्लाई करना है अगर उनकी बेस सेम हो तो पावरें हमेशा ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है, बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो बेस क्या है, दोनों की x सेम है ना, तो पावरें ऐड हो गई, मतलब कितनी हुई, इसकी पावरें ऐड इस तरह हुई कि x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1, तो ये बना x की पावर 1 प्लस 1, तब जाके ये बना x की पावर 2, ठीक है, मतलब इनकी पावरें ऐड हुई पहले 1 प्लस 1 फिर जाके 2 बन गया, ठीक है। तो अब वहां पर हमारे पास क्या है, वहां पर हमारे पास है कि स्क्वायर रूट इस तरह कुछ है कि स्क्वायर रूट x और अंदर है हमारे पास x की 5 और 1/x, अंदर है x की पावर 5 प्लस 1/x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि x की पावर 1/2 x की 5, और ये वाला इसकी पावर कितनी है 1, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1, यहां तक। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब ये और ये दोनों बेस सेम, मैंने अभी बताया कि मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो x और x इन दोनों की बेस सेम है तो ये बनेंगी, पावरें ऐड हो जाएंगी, मतलब 1/2 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब इसको दूसरी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, जब ये दूसरी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इनकी भी पावरें ऐड हो जाएगी, 1/2 प्लस -1, ठीक है।
तो ये इनका ऊपर एलसीएम लिया तो ये हमारे पास बना 5 2 10 और एक 11/2 और प्लस, तो ये दरमियान में माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 2 1 2 और 2 में से एक निकाला और माइनस का 1, तो ये हमारे पास माइनस का 1/2 मीन्स अब मैंने क्या किया, यहाँ दोनों का एलसीएम लिया, तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आई ये वाली, अब इस वैल्यूज का हमें इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, अब हम उधर से देखते हैं कि क्या है कि ये उसी तरह मैंने ऊपर जाके -1 फिर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये पावर ऐड करके फिर ये मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पर ये इन दोनों का एलसीएम लिया, तो उधर भी मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद मुझे जो आंसर मिला वो एक का मुझे मिला 11/2 और दूसरे का मिला -1/2। इसके बाद फिर दोनों पर मैंने इंटीग्रल अप्लाई किया कि इंटीग्रल को भी अंदर मल्टीप्लाई किया, इधर dx को भी अंदर मल्टीप्लाई, मतलब दो क्वेश्चन बन गए, दो हमारे पास फंक्शन बन गए, x के दोनों है, तो इधर से dx x की पावर 11/2 dx और फिर इधर से इंटीग्रल अंदर मल्टीप्लाई किया और इधर से भी dx कर दिया। अब ये दोनों पर अलग-अलग पावर रूल लगेगा क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन पावर रूल की अप्लाई हो रही हैं, तो हमने क्या करना है, पावर रूल अप्लाई कर देना। तो पावर में एक प्लस और वही पावर डिवाइड, अब इसमें भी पावर में एक प्लस वही पावर डिवाइड, और फिर डिवाइड करने के बाद इनका फिर एलसीएम लिया इनका, तो इनका एलसीएम लेने से और ये दूसरी वाली रकम जो है हमारे पास ये वाली, इसका भी एलसीएम लेने से जो हमें वैल्यूज मिली हैं, एक है 13/2, इसका एलसीएम लेने से जो वैल्यूज मिली हैं और इसका एलसीएम लेने से जो वैल्यूज मिली है 1/2, तो ये x की पावर 13/2 डिवाइडेड बाय 13/2, और क्योंकि इसका भी तो एलसीएम लेना है, इसी तरह x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो हमें पता है कि जो तीसरी वाली वैल्यूज है वो x के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाती है, तो x के साथ ये मल्टीप्लाई हुई तो 2/13 हो गया, और यहाँ पर x की पावर 13/2, इसी तरह ये भी 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है कि इसको इंटीग्रेशन करने के लिए ना पहले हमें इसका एलसीएम तोड़ना पड़ेगा। एलसीएम कैसे तोड़ेंगे कि इसके नीचे ये अलहदा से लिख लेंगे, इसके दूसरी वाली टर्म के नीचे भी अलहदा के साथ लिख लेंगे, और ये जो तीसरी वाली टर्म है इसके साथ भी ये नीचे अलहदा लिख देंगे, ये दूसरी के साथ भी और तीसरी के साथ भी, जिस तरह ये मैंने नीचे किया। जब नीचे इस तरह लिखने के बाद हमें पता है कि ये नीचे वाला रकम ऊपर जाएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज होता है, मतलब अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर लेकर जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ऊपर लेकर जाएंगे तो वो हमारे पास नीचे प्लस होगा तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारा माइनस है ना, तो ये ऊपर जाके प्लस हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आई थिंक मिस्टेक है, ये ऊपर जाके +2 होना था। ठीक है, ये नोट्स में काफ़ी मिस्टेक आ रही है, यहाँ पर आपने क्या करना है ना 2 कर लेना। ठीक है, तो ये ऊपर जाके कितना हो गया, -2 है ना, ऊपर जाके ये +2 हो गया, तो ये दोनों को ऐड करने से जो बनेगा ये आगे, फिर ये आगे क्योंकि कंटिन्यू मिस्टेक आ गई है तो आगे भी कुछ गलत होगा। ठीक है, जिस तरह ये नीचे से ऊपर गया तो इसकी पावर ऊपर जाके की आ गई +2, इसी तरह ये भी नीचे से ऊपर गया तो इसकी पावर भी आ गई +2। इसके बाद क्या हुआ कि बेस सेम है तो पावरें ऐड होंगी, इसकी पावर क्या है 1 और इधर 2 होना है। ठीक है, तो 2 और 1 ये 1 टोटल 3 बनेगा, तो यहाँ पर अब इसी तरह ये मैंने पहले लिखा, इसी तरह इनकी भी पावरें ऐड हुई और इन दोनों की भी पावरें ऐड हुई। ऐड होने के बाद यहाँ पर हमारे पास कितना बना, ये मैंने 4 लिखा हुआ ना, ये 3 और 1 1 4, लेकिन यहाँ 4 नहीं होना क्योंकि हमें पता है कि इसकी पावर तो 2 है, 2 और इसकी पावर 1 है, तो 2 और 1 जे नीचे जाके फिर मैंने सही कहा लिया कि यहाँ से आई थिंक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर कितना हो गया 3, ऑलरेडी 3 आ गया। ठीक है, तो अब ये 3 में से 2 निकाला तो हमारे पास -1 बचा, इसी तरह -7 में से 2 निकाला तो -5 आ गया। ठीक है, अब इन तीनों की हम अलग से पावर रूल लगाएंगे अगर जिन पर पावर रूल अप्लाई हो रहा होगा तो, और कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे।
तो ये मैंने कांस्टेंट को बाहर भी निकाला क्योंकि ए एज अ कांस्टेंट यहाँ पर बिहेव कर रहा है, तो ए को बाहर निकाला और x की 3 का इंटीग्रेशन और साथ dx। इसी तरह b को बाहर निकाला और x की पावर -1 और dx, और इसी तरह c को भी बाहर निकाला और x की पावर -5 dx। अब हमें पता है कि यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हो रही है कि वो पावर रूल वाली तीनों कंडीशन जो मैंने स्टार्ट में बताई थी, तो यहाँ पर तो इजीली पावर रूल लग जाएगा। यहाँ नहीं हो रही, हमें पता है कि जब -1 पावर आती है वहाँ पावर रूल नहीं लगता। फिर क्या होता है, सेकंड रूल्स अप्लाई करते हैं। सेकंड रूल क्या होता है कि उसको हम नीचे लेकर जाते हैं, तो ये 1/x हो गया नीचे लेकर, ये इसी तरह क्योंकि इसमें पावर रूल अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो अब इन दोनों पर जिसकी पावर 4/4 हो जाएगी ना, 3 + 1 और 3 + 1 पावर में एक ऐड, वही पावर नीचे डिवाइड, और ये भी इसी तरह होगा b log ऑफ, हमें पता है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो हम log ऑफ नीचे वाली रकम लिखते हैं, तो इसका डेरिवेटिव x का 1 है ना, तो ऊपर मौजूद है इसलिए हमने लिखा log ऑफ नीचे वाली रकम, और ये c इसी तरह आ गया, और इसमें भी पावर में एक प्लस और वही पावर नीचे डिवाइड। इसके बाद यहाँ 4/4 हुआ और ये भी इसी तरह आ गया, और यहाँ भी -4/-4। इसके बाद मजीद हमने क्या किया कि इसका हमने फिर क्या किया कि इसके साथ सी लगाया और फिर इन तीनों का एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम हमने लिया तो ये इनके साथ कंबाइन नीचे 4 आ गया, और इसके साथ भी 4 है तो ये ऑलरेडी ऊपर वाला आ गया, और इसके साथ नीचे 4 नहीं है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये वाला 4 आ गया। ठीक है, और आगे ये भी इसके नीचे 4 है तो ये भी ऊपर वाला सेम एज इट इज आ गया, और अब ये मैंने 1/4 को मैंने बाहर कॉमन निकाला और ये ऊपर वाली इसी तरह आ गई, और प्लस सी ये हमारा आंसर कहलाया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी हमने एलसीएम तोड़ देना है कि ये x की 5 को इन दोनों के नीचे अलग-अलग करके लिख देना है, और अब ये x की 5 में से कैंसिल, बाकी नीचे बचा x की 2 ये आ गया, तो ये x की 5 इसी तरह। अब ये नीचे वाली दोनों रकमों को उठा के ऊपर लेकर गए तो दोनों के साइन चेंज हो गए, तो इसके बाद अलहदा से दोनों पर इंटीग्रेशन वाले फार्मूले अप्लाई किए क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तीनों हमने फार्मूले अप्लाई कर दिए कि पावर में एक प्लस और वही पावर नीचे डिवाइड, इसमें भी पावर में एक प्लस और वही पावर नीचे डिवाइड। तो इसके बाद फार्मूले अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी हमने सिंप्लीफिकेशन की कि माइनस वाली पावर नीचे जाके प्लस हो जाती है, तो ये वाला माइनस जो ये नीचे लिखा हुआ ये साइड पे आ गया और ये नीचे जाके इसकी पावर +1 हो गई। ठीक है, इसी तरह ये माइनस दरमियान में आ गया, ये जो मैंने साइड में बोला पहले भी कि ये प्लस माइनस यहाँ पर दरमियान में हो गया, ये 4 एज इट इज नीचे आ गया, तो ये x की 4 नीचे जाके पॉजिटिव x की 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसमें भी इसी तरह का क्यों करना है क्योंकि हमें जजर का पता है कि जजर की वैल्यू 1/2 होती है, और इधर भी जजर की वैल्यू 1/2 लगा दी। इसके बाद इसको इंटीग्रेशन करने के लिए इस वाले पार्ट को मैं उठा के ऊपर लेकर गया, जब मैं ऊपर उठा के लेकर गया तो इसकी पावर -1/2 हो गई। ठीक है, जब -1/2 हो गई तो मुझे क्या पर अब दोनों पर मैं पावर रूल अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पावर रूल वाली तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, कौन सी तीनों कंडीशन है कि बेस का डेरिवेटिव 1 होना चाहिए, वो सामने क्योंकि 1 तो सारों के सामने होता है तो वो भी है, और इसकी पावर कांस्टेंट होनी चाहिए तो ये दोनों ऑलरेडी कांस्टेंट है, और इसकी पावर -1 नहीं होनी चाहिए तो दोनों की पावर में -1 नहीं है, माइनस के अलावा कुछ और हो सकता है, जस्ट -1 नहीं हो सकता। ठीक है, अब मुझे पावर रूल दोनों पर अप्लाई कर दिया, ये देखें पावर में एक प्लस और वही पावर नीचे डिवाइड, पावर में एक प्लस वही पावर डिवाइड, और इसका फिर एलसीएम लिया 3/2, इसका एलसीएम लिया 1/2, और पता है कि तीसरी वाली रकम पहले से मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये 2/3 हो गया, और ये भी नीचे 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है तो इसलिए हमने 2x की पावर 1/3 और प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमने क्या किया कि इसमें विद रिस्पेक्ट टू t है, मतलब वेरिएबल जो यूज हो रहा है वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन वो t है। अब जो जहां जिस तरह x बिहेव कर रहा था उसी तरह अब t के साथ बिहेव करना है। ठीक है, तो पहले तो मैंने इसका अलग-अलग कर दिया, मतलब ये दोनों का इकट्ठा रूट है ना, जजर दोनों का इकट्ठा है, तो मैंने क्या कर दिया 3 का जजर अलग कर दिया और ये हमारे पास t का जजर अलग कर दिया, और इसकी जजर को मैंने क्या फिर 1/2 बना दिया।
1/2 बनाने के बाद इसको मैंने उठा के ऊपर लेकर गया ताकि मैं इंटीग्रेशन कर सकूं, तो ये इसकी पावर माइनस में 1/2 होगी। और इसके बाद अब इंटीग्रेशन में मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया तो dt हो गया। इसी तरह ये भी कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर निकाला यहाँ पर, और t की पावर जजर मीन्स यहाँ पर 1/2 भी कर सकते हैं, तो dt और इसके साथ भी t की पावर माइनस का 1/2 dt। ये देखें मैंने नीचे वाले स्टेप में इसी तरह कर भी दिया है 1/2। और इसके बाद इस पर भी पावर रूल, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर तीनों कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं, तो इसकी पावर में एक प्लस और वही पावर नीचे डिवाइड, इसकी पावर में भी एक प्लस वही नीचे डिवाइड, और इसको पहले मैंने 1/2 किया और नीचे वाले स्टेप में फिर पावर रूल लगाया। पावर इसका भी वही बना के 1/2 + 1, मतलब पावर में एक प्लस वही पावर नीचे डिवाइड। और हमें पता है कि तीसरी वाली रकम पहले से मल्टीप्लाई भी हो जाती है, तो वो हमने उसी तरह आई थिंक ये तीसरी तो नहीं है, ये वैसे ही है, एक ही रकम है, तो ये 3/2 हो गया, अलहदा करके लिख दिया। और ये तीसरी वाली रकम ये पहले से मल्टीप्लाई होगी, मतलब यहाँ पर t के साथ आ जाएगी, 2/3 हो जाएगा। और इसी तरह ये भी तीसरी वाली रकम है, तो ये भी t से मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो 3 है ना, ये वाला 3, इसको हम लिख सकते हैं √3, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, √3 का जजर का स्क्वायर। इस तरह कि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हाँ, जब ये फॉर एग्जांपल 3 है ना, तो इसको मैंने √3 और √3 मैंने लिख सकता हूँ। कैसे? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा √3 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर तो इससे फिर कैंसिल, तो मतलब ये दोबारा से फिर कितना आ गया 3। तो मतलब किसी को तोड़ के लिखना, फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल देता हूँ, अगर हमारे पास 5 है तो 5 की जगह हम 3 + 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो 5 है। इसी तरह अगर हमारे पास होगा 6 तो इसकी जगह पर भी हम 5 + 1 भी लिख सकते हैं, ये भी 6 है। इसी तरह 4 + 2 भी लिख सकते हैं, ये भी 6 है। मतलब एक चीज को लिखने के बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है हमारे पास कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि 3 को हम इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो मैंने इस वाले 3 को इस तरह तोड़ के लिखा, तो ये दोनों एक दूसरे के इस तरह लिखा। तो अब ये √3 और ये √3 कैंसिल हुआ, तो बाकी बचा 2/√3 जस्ट। तो इसी तरह ये हमारा आंसर कहलाया, ठीक है। 2/√3 और ये इसके साथ ये वाली टर्म आ गई और इसके साथ ये भी साथ आ गई और प्लस c आ गया। तो इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या करना है कि 12 - 2/t² + 4/t का क्यूब। तो अब ये नीचे जो होती है ना, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हमने ऊपर लेकर गया। अगर ऊपर कांस्टेंट होगा तब हम ऐसे करते हैं कि ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे क्या हो कि t का स्क्वायर हो, और नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा हो, मतलब सेकंड रूल भी जहां अप्लाई नहीं हो रहा हो, तो वहाँ हम क्या करते हैं, नीचे वाली रकम को उठा के ऊपर लेकर जाते हैं और वहाँ पावर रूल लगा देते हैं। तो अब ये 12 के इंटीग्रेशन अलहदा से, ये 2 को बाहर निकाला, नीचे वाली रकम ऊपर जाके माइनस का 2 हो गया, और इसी तरह 4 को हमने बाहर निकाला और नीचे वाली रकम ऊपर जाके माइनस का 3 हो गया। अब हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट के इंटीग्रेशन, मैंने स्टार्ट में बताया था कि उसके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मतलब इसका वेरिएबल t यूज हो रहा है, तो 12 की इंटीग्रेशन होगी 12t, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट पावर रूल लगा दिया, पावर में एक प्लस और वही पावर डिवाइड, और यहाँ भी 4 को बाहर इसी तरह रखा और वहाँ भी पावर रूल लगा दिया, 3 में एक प्लस और वही नीचे डिवाइड, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको 2 में से ये निकाला तो -1, नीचे भी -1, इसी तरह ये भी -2, नीचे भी -2, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस इधर दरमियान में आ गया, और ये भी माइनस प्लस हो गया, और ये t नीचे जाके प्लस हो जाएगा, इसकी पावर प्लस हो जाएगी। इसकी तरह ये t के पावर -2 है, नीचे जाके इसकी भी पावर प्लस हो गई, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर
10। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया तो कि इस क्वेश्चन में हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शन दिए गए हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये x को x स्क्वायर के साथ पहले इस वाले फंक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ कि इस वाले फंक्शन को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, फिर इसी फंक्शन को इसके साथ, अब इस वाले फंक्शन को इसके साथ और इसी फंक्शन को इसके साथ यूं मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि x को जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मैंने x को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा x क्यूब बना, ये जो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर x क्यूब। इसके बाद इस x को इससे ऊपर जस्ट ऊपर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसको इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो x ओवर x स्क्वायर बना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर ओवर x बना। इसी तरह ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, अब नीचे से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1 1 1 और x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब बना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये x x कैंसिल हो गया, यहाँ से भी एक x कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर नीचे x बचा, यहाँ पर ऊपर x बचा। ठीक है, और ये इसी तरह आ गया, ये नीचे वाले को उठा के ऊपर लेकर गया तो इसकी पावर -3 हो गया, और यहाँ पर 1 ओवर x बचा, यहाँ पर जस्ट x बचा। इसके बाद हमने क्या किया, तीनों पर इंटीग्रल अप्लाई कर दिया और साथ dx ये वाला भी तीनों के साथ लिख दिया, ये वाला जो रकम लिखी हुई है। ठीक है, ये भी सारों के साथ लिख दी। और इसके बाद फिर हमने पावर रूल जिन पर अप्लाई हो रहा था उन पर पावर रूल अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर सेकंड रूल्स अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद है। नीचे वाली रकम का जब भी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है, मीन्स यहाँ पर जो x लिखा हुआ है ये x का डेरिवेटिव कितना है, 1, तो 1 तो ऊपर मौजूद है ना, तो इस वजह से इसको हम लिखते हैं लॉग ऑफ नीचे वाली रकम। तो लॉग ऑफ नीचे वाली रकम यहाँ पर आ गई, मतलब ये लॉग ऑफ नीचे वाली रकम उसका मॉड, और यहाँ भी पावर रूल लगा, पावर में प्लस वही पावर नीचे डिवाइड हो गई, और यहाँ भी पावर रूल लगा -3 + 1, यहाँ भी -3 + 1, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये 4/4 हो गया, ये इसी तरह आ गया, ये 2/2 हो गया, यहाँ -2/-2 हो गया, तो ये माइनस दरमियान में आ गई। और इसके बाद हमें पता है कि ये नीचे जाके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है, और प्लस c ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम इसके बाद अगले जो एक्सरसाइज स्मार्ट सिलेबस जो है, इसमें जो कोरोना में हमें अलॉट किया गया है गवर्नमेंट में, GST में जितने भी इदारे हैं टेक्निकल में स्मार्ट सिलेबस है, इंशाल्लाह हम इस दफ़ा वो कवर करेंगे, और साथ साथ फिर हम बाकी भी सीरीज़ मुकम्मल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।